integrate it, add wins to your career. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित। वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। तो ऑटोकेड का एक पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उस ऑटोकेड में अपन ने कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ा था और अपन ने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी जो कमांड्स अपन यूज़ करते हैं। तो उसी कमांड को अपन आज यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब देखो नेक्स्ट कमांड आती है अपने पास एक्सटेंड कमांड। तो एक्सटेंड कमांड के बारे में मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, EX एंटर दबाना है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। क्लियर है? तो उस एक्सटेंड करने के लिए आप कौन सा कमांड यूज करोगे, एक्सटेंड कमांड यूज करते हो। अब आता है अपने पास कॉपी करना है मुझे, जैसे ये कोई एक चीज बनी हुई है, अब इसका मुझे जैसे मूव करना है तो मैं M एंटर करूंगा, बट ऐसी की ऐसी चीज मुझे एक और चाहिए। क्लियर है? सेम चीज मुझे यहाँ पे भी चाहिए, इसकी मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। तो कॉपी करने के लिए अपन कौन से कमांड यूज करते हैं, CO एंटर करते हैं। देखो एक्सटेंड कमांड के लिए अपन ने EX एंटर लिखा, कॉपी कमांड के लिए अपन ने CO एंटर लिखा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 90% कमांड जो अपन जितनी भी यूज कर रहे हैं वो उस कमांड में पहला या दूसरा सिंबल सी काम में आ जाता है, बट 10% कमांड में नाम कुछ और होगा और कमांड का जो मेरे पास शॉर्ट की होगी वो कुछ और होगी। तो यहाँ से आप एक चीज देखो कि कॉपी कमांड के लिए अपन C एंटर भी तो लिख सकते थे, बट C एंटर किसकी कमांड होती है, सर्कल की कमांड होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे C एंटर नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने दो टर्म यूज कर लिए, यानी कि दो सिंबल यूज कर लिए, CO एंटर। क्लियर है? इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब देखो मूव कमांड आती है मेरे पास, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे मूव करके यहाँ लेके आना है। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, M एंटर दबा दूंगा। एक आता है मेरे पास रोटेट कमांड, जैसे कोई एक ऐसी चीज बनी हुई है, इसको मैं बेस पॉइंट से पकड़ के मुझे इसको रोटेट करना है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए, तो इसको आप 90 डिग्री पे रोटेट भी कर सकते हो। तो कौन सी कमांड काम में आ जाएगी, RO एंटर। नेक्स्ट देखो मिरर कमांड, जैसे मेरे पास कोई चीज बनी हुई है, ये कोई एक बेड है, इस बेड में मैंने यहाँ पे एक यहाँ पिलो लगा दिया, यहाँ पे पिलो लगा दिया, तो मैं क्या करूंगा, मिरर कमांड का यूज करूंगा। तो मिरर कमांड का यूज करेंगे, यानी कि ऐसा कैसा बेड मुझे इधर से भी चाहिए, यानी कि ये मेरा पूरा कंप्लीट घर मान लो। इस घर में इसको मैं दो पार्ट कर देता हूँ, ये मेरा एक कमरा हो गया और ये मेरा इधर कोई दूसरा कमरा हो गया। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे डोर हो गया, यहाँ पे आपके पास डोर है। तो ये वाला जो बेड बना हुआ है, ये आप यहाँ मान लो कि यहाँ तक लगा हुआ है। ठीक है, इसको अपन यहाँ तक बना देते हैं, इसको एक बार आप कर देते हैं, तो पूरा रफ हो गया, कोई बात नहीं। चलो अपन वापस बनाते हैं। देखो कि ये मेरे पास एक कोई घर है, ठीक है। अब इस घर में ये कोई बेड लगा हुआ है मेरे पास इस रूम में। अब मुझे क्या करना है कि इस रूम में भी बेड चाहिए, बट उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे चाहिए, यानी कि इसका कुछ मिरर पार्ट होगा। तो मिरर पार्ट होगा तो यानी कि मैं जब इसको सेलेक्ट करूंगा, MI एंटर दबाऊंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया। पॉइंट सेलेक्ट करने का मीनिंग हुआ कि जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट से इधर है, वो उतनी डिस्टेंस इस पॉइंट से यहाँ पे बना के आपको वो बेड दे देगा। क्लियर है? ये बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर ही है। ये ड्राइंग आप समझ जाना, ये आपके पास ये कुछ बेड आपके पास इधर मिल गया। तो ये डिस्टेंस वाला पार्ट अपने को यहाँ नहीं समझना है, अपने को यहाँ समझना क्या है कि मिरर के लिए कौन सी कमांड यूज होती है। तो कौन सी कमांड यूज होती है, MI एंटर यूज होती है। अब देखो यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैंने M एंटर की यूज नहीं की। तो M एंटर किसकी कमांड होती है, मूव की कमांड होती है। क्लियर है? तो एक सिंबल अपन वहां यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, MI एंटर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब अपन बात कर रहे हैं स्ट्रेच। स्ट्रेच करने का मीनिंग क्या हुआ, जैसे ये कोई पार्ट है, मुझे इसको आगे और स्ट्रेच करना है, तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे, S एंटर दबा देंगे और वो स्ट्रेच कितना करना है वो वैल्यू अपन इसमें डाल देंगे। क्लियर हुआ? तो स्ट्रेच के लिए कौन से कमांड काम में आती है, S एंटर। अब इसके बाद आता है पॉलीगन। तो पॉलीगन का मीनिंग क्या हुआ कि मुझे जैसे कोई पॉलीगन बनाना है, जैसे पॉलीगन तो आप समझते ही हो, ये बनाना है, ये पॉलीगन हो गया, ये कोई पॉलीगन हो गया। ठीक है, तो ये जो भी पॉलीगन्स बन रहे हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉलीगन्स में कितने होते हैं, मिनिमम साइड्स कितनी होती है, 3 होती है। क्लियर है? और मैक्सिमम की अगर बात करूं तो कितनी होती है, 1024 होती है। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीगन में मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 3 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, 1024 होती है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि इसकी जो कमांड की बात करेंगे, वो कमांड कौन सी हो जाएगी, POL एंटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अपन बात कर रहे हैं स्केल कमांड की। अब देखो स्केल कमांड में सिर्फ अपन ने S नहीं लिया, क्योंकि S किसके लिए यूज होता है, स्ट्रेच कमांड के लिए। किसके लिए यूज होता है, स्ट्रेच कमांड के लिए। तो वो ध्यान रखना, जब एक ही सिंबल से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं
उसमें फिर कहीं एक सिंबल यूज होता है और कहीं पे दो सिंबल यूज होते हैं। क्लियर है ना? तो देखो जैसे यहाँ पे एक अपन और डाउट क्लियर कर लेते हैं। जैसे सी है, सी ओ है, तो सी किसका होता है? सर्कल का होता है। और सी ओ किसका होता है? कॉपी का होता है, क्योंकि सर्कल का पहले बन चुका था, फिर अपन ने सी ओ लिया। वैसे ही स्ट्रेच का पहले बन चुका था, यानी कि अपन ने यहाँ पे एस एंटर ले लिया। फिर अगर मैं बात करूँ कि स्केल के लिए, तो स्केल के लिए फिर अपन ने दो सिंबल ले लिया, यानी कि एस सी एंटर ले लिया। तो ये सिंबल मैंने नहीं लिए, ये ऑटोकैड जिसने बनाया था उसी ने यूज करके बनाया था। ये चीज अपने को ऐसे याद करनी है। तो यहाँ पे इसकी शॉर्ट की क्या हो जाएगी? एस सी एंटर हो जाएगा। तो आप जिस भी यानी कि जो भी टर्म मेरे पास एक ही नाम से यूज हो रही हो, यानी कि एक ही नाम से मेरे पास दो टर्म बन रही हो, तो आप उनको एक साथ लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि जिसमें जैसे एस से ये भी स्टार्ट हो रहा है और एस से ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो किस में सिर्फ सिंगल डिजिट लिए और किस में दो डिजिट लिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, अब आता है अपने पास ब्रेक कमांड। ब्रेक कमांड में अपन ने पढ़ी थी, ब्रेक कमांड किसके लिए यूज करते हैं? इसको पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या दबाएंगे? बी आर एंटर हो गया। ज्वाइन करनी हो तो जैसे ये पार्ट और ये पार्ट, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए अपन क्या कर देंगे? जे एंटर कर देंगे, तो ये दोनों पार्ट अपने पास ज्वाइन हो जाएगी। ब्रेक का मीनिंग हुआ कि इसको यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन हो गया। तो देखो एक लाइन मैंने और लिखी है, उस लाइन को ध्यान रखना कि ज्वाइन और जो ब्रेक कमांड होती है वो दोनों अपोजिट होती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रेक कमांड की जो अपोजिट कमांड है वो कौन सी कमांड है? ऑप्शन में दे देंगे, ज्वाइन कमांड है, लाइन कमांड है, पॉलीगन कमांड है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है कुछ कमांड है जो अपने पास डिस्टेंस वगैरह के लिए यूज होती है। डिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ? तो जैसे मेरे पास ये कोई बनी हुई लाइन बनी हुई है, ये कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, अब मुझे यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस पता करनी है, मुझे पता नहीं है, मैं भूल गया। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस होगी उसके लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते हैं? डिस्टेंस कमांड यूज करते हैं। तो मैं क्या दबाऊंगा? डी आई एंटर दबाऊंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूँ। तो अगर ये कमांड मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा? होम टेबल में जाऊंगा, होम टेब में जाऊंगा, यूटेंसिल्स पैनल्स में जाऊंगा, फिर मेजर में जाऊंगा, फिर डिस्टेंस को सेलेक्ट करूंगा। या फिर आपको वो कमांड याद होनी चाहिए, बट अपन यहाँ ऑटोकैड में काम तो कर नहीं रहे हैं, अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया मेरे पास? इसकी ये शॉर्ट की होगी, कौन सी होगी? डी आई एंटर। क्लियर हो गया? अपन बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस में देखो, रेडियस अगर मुझे मेजर करनी है, जैसे मैंने कुछ बनाया, ये सर्कल बना दिया, अब इसका कितना रेडियस है, यहाँ से लेके रेडियस कितना है, तो रेडियस के लिए आप क्या करोगे? मेजर करोगे, यानी कि मेजर करना है मुझे, तो मेजर रेडियस के लिए आपको कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी? एम ई ए एंटर। अब देखो यहाँ से रेडियस के लिए कुछ ऐसी कमांड, यानी कि ऐसी कुछ शॉर्टकट की बनी दे रही है, तो ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया था आपको कि 10% कमांड ऐसी होगी जिसका नाम कुछ और होगा और इनकी शॉर्ट की का कुछ नाम कुछ और होगा। क्लियर है? तो देखो एम ई ए यहाँ से नहीं बन रहा ना, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, अब क्या रहा अपने पास? आईडी पॉइंट। आईडी पॉइंट का मतलब हुआ कि जब भी आप यूजर यूसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि वैल्यू जब यूज करते हो, तो यूसीएस की फुल फॉर्म मैंने आपसे कल पूछी थी, तो यूसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर हो गया? तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूसीएस की फुल फॉर्म एग्जाम में आई हुई है, राजस्थान जेईई में भी और रेलवे में भी। तो यहाँ से अपन बात करें कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, यूसीएस कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है, वो अपन कौन से कमांड से देते हैं? आईडी पॉइंट से देते हैं। तो इसकी शॉर्ट की क्या हो गई? आईडी एंटर हो गया। नेक्स्ट देखो पॉइंट। तो पॉइंट के लिए क्या हो गया? किसी ड्राइंग में पॉइंट मार्क करना हो तो कौन सी कमांड दबाएंगे? पीओ एंटर। ठीक है, अब बात आती है डू नट। डू नट आपने बनाया होगा, जैसे टायर होता है ना, जब अपन टायर वगैरह बनाते हैं तो टायर जो होता है बीच में से होलो होता है और साइड से भरा हुआ होता है। तो ये जो भरा हुआ आपने को दिखाना है, यानी कि पूरा सॉलिड फिल दिखाना है, कुछ ऐसा बना हुआ, इसके लिए अपन क्या करेंगे? डू नट कमांड यूज करेंगे। तो डू नट कमांड से क्या होगा? ये चीज आपको इतना सा फिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको अपन बोलते हैं डू नट। इसको आप 2D में और 3D में दोनों में भी आराम से अच्छे से देख सकते हो। तो डू नट बनाने के लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते हैं? डीओ एंटर हो गया। अब उसके बाद देखो कलर कमांड। तो कलर के लिए आप क्या करोगे? COL एंटर। COL एंटर का मीनिंग हुआ कि जैसे अब C मैंने किसके लिए यूज किया था? सर्कल के लिए। CO किसके लिए यूज किया था? कॉपी के लिए। ठीक है, अब जब दो चीजें मैं यूज कर सकता हूँ कर चुका हूँ, तो यहाँ से सिमिलर नाम एक और आ रहा है मेरे पास, COLOR। देखो CO तो मैं यहाँ पे यूज कर चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पे 3 सिंबल ले लिए, तो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास? COL एंटर। किसका हो गया? कलर को गया। तो देखो ऐसी कमांड जो भी होती है उसको आप एक पेज पे लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि एक सिंबल से कौन सी स्टार्ट हो रही है, फिर दो से मतलब जिसमें 2 सिंबल लिए हैं उसमें 3 लिए।
क्लियर हो रहा ना। तो अभी अपन बात कर रहे थे कलर की। कलर का मीनिंग हुआ कि जैसे मुझे ये कोई मैंने प्लान बनाया तो प्लान में जैसे मुझे बाहर बाहर वाली जो बाउंड्री है वो मुझे ग्रीन दिखानी है। फिर अगर मैं अंदर वाली बाउंड्री की बात कर रहा हूँ तो अंदर वाली बाउंड्री मान लो कि जैसे मुझे येलो दिखानी है, ठीक है, ये वाली बाउंड्री मुझे येलो दिखानी है, तो इसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करते हो? कलर कमांड यूज़ करते हो। तो यहाँ पे तो मुझे येलो ऐसा कुछ दिखाना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। बट ऑटोकेट में यहाँ से ऑप्शन नहीं आता है, उसके लिए आप क्या करोगे? COL एंटर दबाओगे तो आप इसमें कलर चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब देखो, अब आता है अपने पास लिस्ट। लिस्ट का मीनिंग हुआ कि जैसे आप कहीं डाटा बनाते हो, यानी कि प्रॉपर्टीज डाटा की बात करेंगे, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज डाटा की जो भी लिस्ट होती है वो आप किससे मिल जाएगी? आपको LI एंटर से मिल जाएगी, ठीक है। एल कमांड किसके लिए यूज होती है? एल एंटर लाइन के लिए यूज होती है। तो एल से ये नाम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एल नहीं लिया इसने, क्या ले लिया? LI एंटर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब देखो ड्राइंग सेटअप, यानी कि जब अपन ड्राइंग को सेट करते हैं तो यूनिट कमांड भी यूज करते हैं। यूनिट कमांड का मीनिंग हुआ कि मुझे कौन सी यूनिट में काम करना है, यानी कि फीट और इंचेस में काम करना ना। जैसे मैंने लिखा 23 फीट और 2 इंच। जब मैं फीट और इंचेस में काम करता हूँ तो उसके लिए मैं आर्किटेक्चर यूनिट यूज करता हूँ। तो वो यूनिट देने के लिए पहले आपको क्या दबाना पड़ेगा? U1 एंटर दबाना पड़ेगा। जब आप U1 एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास एक पैनल खुलेगा, उस पैनल में आपको ये कुछ यूनिट्स मिलेगी। टोटल यूनिट कितनी होती है? जो 5 होती है ना, आर्किटेक्चर, इंजीनियर, डेसिमल्स, ठीक है, फ्रैक्शन। तो इसमें से आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखो, अब आती है लिमिट्स। लिमिट्स की कोई कमांड नहीं होती। लिमिट्स का मीनिंग क्या होता है? टू सेट एंड कंट्रोल द लिमिट्स द ग्रिड डिस्प्ले इन द करंट मॉडल। यानी कि मैंने कोई लिमिट सेट कर दी, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, जैसे मार्जिन सेलेक्ट करते हैं ना अपन कि हाँ इस लिमिट से बाहर मेरे पास कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए, तो ये इस लिमिट के अंदर अंदर मैं ड्राइंग लिमिट की बात करूंगा, तो वो ड्राइंग मेरे पास इस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर बनेगी। अब मान लो किसी ने लिमिट की कमांड सेलेक्ट नहीं की है, क्लियर है ना, तो उसने जब लिमिट की कमांड जब सेलेक्ट नहीं की तो कभी कभार अपन क्या करते हैं, जब इसको माउस जब अपन यूज करते हैं ना, तो माउस का जो रोटेट वाला पार्ट होता है जब अपन दबाते हैं, तो जैसे ये छोटी सी चीज़ बनाई है मैंने, जब मैं वो चीज़ मैं दबाऊंगा तो या तो ये बहुत छोटी हो जाती है या फिर ये अपने इस पर्टिकुलर जो मेरे पास जगह जो मुझे यहाँ दिख रही है उस जगह से भी बाहर चली जाती है, होता ना कभी कभी ऐसा। तो सॉरी, तो उस चीज़ को अपने को अंदर लेके आना है, यानी कि मुझे उसको बिल्कुल सेट करना है। यानी कि जैसे मैं उसको अंदर, यानी कि उस माउस के कर्सर से, यहाँ जो आपके पास ये जो कर्सर होता है, तो यानी कि इस कर्सर को जब आप रोटेट करोगे तो या तो वो चीज़ बहुत छोटी हो जाती है या चीज़ वो बहुत बड़ी हो जाती है। और मुझे उसको एकदम पर्टिकुलर सेट करना है कि जैसे मेरे पास ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये जो बिल्डिंग है वो यहाँ ही आनी चाहिए, और इसका ये जो 3D पार्ट है वो मुझे कहाँ, यहाँ शो होना चाहिए। क्लियर है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे एक ही पैनल में शो होनी चाहिए, या तो ये बहुत छोटी हो रही है या बहुत बड़ी हो रही है। तो ध्यान रखना, इसके लिए कमांड यूज होती है, जो कमांड आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। उसके लिए आप क्या करोगे? Z एंटर और A एंटर कर दोगे। क्या करोगे? Z एंटर A एंटर। पहले आप Z दबाओगे, फिर एंटर दबाओगे, फिर A दबाओगे, फिर एंटर दबाओगे, यानी कि Z एंटर, यानी कि Z के साथ एंटर दबाओगे, फिर A के साथ एंटर दबाओगे। जब जैसे ही आप ये वाली कमांड डालोगे तो वो जो ऑब्जेक्ट आपका बाहर गया हुआ है वो ऑब्जेक्ट आपका जो ये विंडो खुला हुआ है उस विंडो के अंदर आ जाएगा प्रॉपर डायमेंशन में। क्लियर है। तो आप इस कमांड का भी यूज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो नेक्स्ट आता है अपने पास, यहाँ क्या लिखा है? लाइन टाइप लिखा है। तो लाइन टाइप का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मैं ये लाइन बनाता हूँ ना, जैसे ये लाइन बनाई मैंने, ये कोई रेक्टेंगल बनाया, अब इस लाइन में जो ये चीज़ बनाई हुई है, अब इसमें मान लो कि मुझे ये कोई ऐसे लाइन बनानी है। ये कौन सी लाइन होती है? हिडन लाइन होती है। तो आपने ड्राइंग में पढ़ा होगा, तो ड्राइंग में हिडन लाइन भी होती है, सेंटर लाइन भी होती है। तो सेंटर लाइन कैसे बनती है? सेंटर लाइन बनाते हैं ना अपन, कुछ ऐसे करके, फिर एक छोटे से बना के, फिर पॉइंट करके, फिर ऐसे बना के, ऐसे करते हैं ना। तो ये जो सेंटर लाइन बनी हुई होती है क्या इस फॉर्म में होती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सेंटर लाइन अपन कैसे बनाते हैं। और हिडन लाइन जो बनी हुई है अपने पास, ये अपने पास हिडन लाइन है। तो ये जब हिडन लाइन बनानी होती है, सेंटर लाइन बनानी होती है, तो इस लाइन को बनाना ऐसे कमांड से मुश्किल होता है। तो अपन क्या करेंगे? पहले मैंने L एंटर से वो क्या किया, एक लाइन बनानी। अब इस लाइन को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? LT एंटर करेंगे। जैसे मैं LT एंटर करूंगा तो एक पैनल खुल के आएगा मेरे सामने। उस पैनल में मेरे पास एक लाइन बनी होगी, सीधी होगी, एक कुछ लाइन ऐसी बनी होगी, एक लाइन ऐसी बनी होगी। तो मैं क्या करूंगा? इसमें से वो एक सेलेक्ट कर लूंगा, और मेरी लाइन ये वाली सेलेक्ट की हुई है,
तो ये जैसे ही सेलेक्ट करके ओके करूंगा तो ये लाइन ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया है ये वाली लाइन, तो ये लाइन जो है मेरी ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया ना। तो ये लाइन मुझे लाइन टाइप के अकॉर्डिंग LT एंटर से बतानी है। तो इसको ध्यान रखना कि इसकी कमांड LI एंटर नहीं होती है, पहला यहाँ से लिया और दूसरा यहाँ से लिया, तो LT एंटर होती है। क्लियर हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट आता है अपने पास लाइन वेट। तो लाइन वेट का क्या मीनिंग होता है, देखो यहां से लाइन वेट की अपन बात कर रहे हैं, यानी कि मुझे उसकी क्या बढ़ानी है, थिकनेस बढ़ानी है। अभी देखो ये जो लाइन बना रहा हूँ ये थोड़ी थिक मुझे कम दिख रही है, अब मुझे इसकी थिकनेस बढ़ानी है। तो इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए यानी कि मुझे लाइन चाहिए इतनी मोटी, ठीक है, इतनी मोटी मैं लाइन बनाऊँ, मुझे इतनी पतली लाइन नहीं चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या कहाँ जाएंगे, लाइन वेट में जाएंगे। क्लियर है। तो इसके लिए भी अपन अपने क्या करना है, जैसे अपन ना ये पूरा काम हो रखा है, तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर लाइन को सेलेक्ट किया, यानी कि जैसे मुझे बाउंड्री वाली लाइन है, ये बाउंड्री वाली लाइन मेरे पास थिक होनी चाहिए, या कोई एक पर्टिकुलर लाइन है तो ये वाली लाइन मेरे पास थिक होनी चाहिए। तो आप इस लाइन को सेलेक्ट करो, फिर क्या करोगे LW एंटर, यानी कि यहाँ पे भी देखो LI नहीं आया, L यहाँ से सिंबल यूज किया और W मैंने यहाँ से यूज किया। तो जब मैं LW एंटर दबाऊंगा तो एक पैनल खुल के आएगा, उस पैनल में क्या आएगा, थिकनेस आएगी, एक लाइन ऐसे आएगी, फिर एक थोड़ी सी बड़ी लाइन आएगी, फिर उससे भी बड़ी लाइन आएगी, फिर उससे भी बड़ी लाइन मुझे यहाँ पे शो करेगी। तो ऐसे कुछ पैनल में मुझे लाइन की कुछ वेट गिवन होगा। तो यहाँ से मैंने ये लाइन सेलेक्ट की हुई है, यहाँ से मैंने कोई रैंडमली जैसे मुझे ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है तो मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट की, फिर ओके दबा दिया, तो ये लाइन मेरी ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये लाइन वेट से अपन ऐसे यूज कर सकते हैं। अब आता है मैच प्रॉपर्टी। तो देखो मैच प्रॉपर्टी अपन जनरली किसके लिए काम में लेते हैं, मान लो कि जैसे ये कोई मेरे पास एक घर बना हुआ है, ये यहाँ पे एक डोर है, ये मेरी कोई गाड़ी रखी हुई है, ये कुछ ऐसा कोई घर बना हुआ है मान लो, ठीक है। तो ये जो मेरे पास घर बना हुआ है, इस घर में मुझे ये चीज़ बनाई, तो एक ऐसा कैसा मैंने एक और कोई घर बना लिया, ठीक है। आप मैच प्रॉपर्टी को कैसे समझ सकते हो, मैं एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि ये वाला जो रूम है, इस रूम में मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी यूज हुई है, यानी कि जैसे मान लो कि इस रूम में मैंने ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये मैंने किससे बना रखी है, ये सारी लाइन मैंने रेड से बना रखी है। मान लो कि जैसे ये वाला घर जो है, ये वाला जो घर है, इसमें ये लाइन मैंने किससे बना रखी है, रेड से बना रखी है। क्लियर है। तो अब या तो क्या करूँ कि मैं इस वाले घर में रेड लाइन एक एक अलग बनाऊँ, ठीक है, वो वाली जो लाइन की जो कलर की कमांड यूज होती है। तो अब या फिर मैं दूसरा क्या काम कर सकता हूँ कि मुझे मैच प्रॉपर्टी करनी है। मैच प्रॉपर्टी करने का मीनिंग हुआ कि ये जो लाइन है इसका कलर अगर ये है तो मैं MA एंटर कर दूंगा, तो इस लाइन का कलर भी MA एंटर हो जाएगा। क्लियर है। अब इतना सिंपल के लिए तो कमांड किसी से बनाई नहीं है, क्योंकि कलर ही तो चेंज करना है। क्या कलर के लिए मैच प्रॉपर्टी जनरली यूज होती है? नहीं। जनरली अपन मैच किसके लिए यूज करेंगे कि मान लो कि मेरे पास ये कोई एक घर बना हुआ है जिसका कुछ एलिवेशन मैंने दिखाया। क्या दिखाया? ये मेरे पास एलिवेशन बना हुआ है, ठीक है। अब एलिवेशन में मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, एक डोर यहाँ दिख रहा है और एक डोर मुझे ये कुछ यहाँ दिख रहा है। क्लियर है। अब ये जो डोर मैंने बनाया है, तो जब आप इसमें 2D और 3D में काम करते हो ना, तो इसमें डोर में आप फिनिशिंग वगैरह देते हो, रेंडरिंग वगैरह करते हो इसकी, है ना। तो जब इसमें आपने कोई एक वुडन कलर दे दिया, जैसे इसका कोई एक वुडन कलर होना चाहिए, तो ये पूरा आपने एक अच्छे से डोर बना दिया जो डोर मुझे यहाँ दिखना चाहिए। बट आप जब इसको 2D में जब इसको एब्स्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वो सिर्फ एक सॉलिड वाला पार्ट दिखेगा, यानी कि आपको ये कुछ एक सॉलिड वाला पार्ट दिखेगा, इतना मतलब एक क्लियरली नहीं दिखेगा। तो अब इसमें क्या करोगे आप, इसके लिए कुछ इसकी प्रॉपर्टी दोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे एक गेट दे दिया, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ ताकि तुम्हें इजीली दिखे। इसमें जैसे ये मैंने एक इसमें लाइन बना दी, ये मैंने एक इसमें एक लाइन बना दी। वापस खोलते हैं इसको अपन। यहाँ से देखना। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने कोई एक अलग कलर लिया, ये कलर मान लो कि जैसे मैंने ग्रीन ले लिया, ठीक है। इस ग्रीन से क्या किया कि ये वाला जो गेट था मैंने इसमें पर्टिकुलर दिखा दिया कि हाँ ये मेरे पास ये जो अपन बंद करते हैं ना, ये इसकी कुंडी हो गई, ये मेरे पास यहाँ से पैनल हो गया कि ये दो पैनल मुझे अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे करके इस पर्टिकुलर गेट को मैंने कुछ प्रॉपर्टी दी थी। अब मान लो कि ऐसा कैसा ही मुझे सेम क्या करना है, यहाँ बनाना है। क्लियर हो गया।
अब ये चलो मान लो कि अगर गेट बनाना है सेम साइज का तो मैंने इसको कॉपी करके मूव कर दिया, बट मान लो कि ये मुझे विंडो बनाना है, अब क्या करूंगा? तो या तो ये काम करो कि आप विंडो के लिए भी कुछ ऐसा बनाओ कि ये मेरे ऐसे कुछ खिड़की हो गई, यहाँ पे ये इतना कांच लगा हुआ है और यहाँ पे ये डोर के लिए ये वाली चीज़ हो गई। अब बट मुझे इसकी कुछ फिनिशिंग सेम देनी है, तो सेम देने के लिए अपन क्या करेंगे? मैच प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। मैच प्रॉपर्टी का मीनिंग हुआ कि इस पर्टिकुलर डोर में आपने जो प्रॉपर्टीज यूज़ की है, जो आपने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है, जो आपने इसकी फिनिशिंग के लिए यूज़ किया है, वो सारी प्रॉपर्टी आपको इस विंडो में भी दिखानी है। तो आप क्या करोगे? इस पर्टिकुलर विंडो को सेलेक्ट करके उसकी मैच प्रॉपर्टी पे यानी कि एम एंटर दबा दोगे, तो ये चीज़ यहाँ से मैच होके इस पे आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये मैच कमांड आप इसलिए यूज़ करते हो। अब आता है फिलेट और चैम्बर कमांड। फिलेट और चैम्बर कमांड का मीनिंग क्या होता है? आपने घर देखा होगा कि किसी किसी के घर पे बाहर वाली साइड कुछ ऐसी कर्व शेप में होती है, ठीक है? कोई बनाता है, बनाने वाला, तो ये कुछ ऐसे करके ये इसने यहाँ पे गेट दे दिया, तो ये वाला इसने कॉर्नर कुछ ऐसा बना दिया, तो यहाँ वाला ये जो कॉर्नर मैंने कुछ राउंडेड ऐसा शेप में बनाया, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? आप एंटर करते हैं, ठीक है? आप एंटर करेंगे तो कौन सी कमांड होती है? फिलेट कमांड। फिलेट कमांड किसके लिए यूज होती है? राउंड शेप करने के लिए, कॉर्नर को क्या करने के लिए? राउंड करने के लिए। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि राउंड करने के लिए कॉर्नर्स को कौन सी कमांड यूज होती है? तो फिलेट कमांड यूज होती है और उसकी शॉर्ट की क्या होती है? एफ एंटर होती है। क्लियर हो गया? अब आती है चैम्फर कमांड। चैम्फर कमांड का मीनिंग क्या हुआ कि मुझे ये जो मेरे पास कॉर्नर है उसको क्या करना है? चैम्फर करना है। ये आपने इसमें पढ़ा होगा, बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा होगा कि जब अपन ब्रिक को कट करते हैं ना, तो जब ब्रिक को कट करते हैं तो मैंने जैसे इसके सेंटर से इसके सेंटर को कट किया है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? इतना सा पार्ट कट किया है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? तो जैसे मैंने ये वाला पार्ट कट किया ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बी वेल एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी वेल एज बोलते हैं, ठीक है? ये आपने बीएमसी में पढ़ रखा है। तो बी वेल एज यानी कि जब मुझे चैम्फर कमांड यूज करनी है तो मैं क्या दबाऊंगा? CHA एंटर दबाऊंगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिलेट और चैम्फर का स्पेशली ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तब देखो आता है अपने पास आर्क बनाना है। जैसे मुझे कुछ आर्क बनाना ना, जैसे ये आर्क बनाना है, तो इसमें भी अलग अलग होता है। 2 पॉइंट आर्क होता है, 3 पॉइंट आर्क होता है। तो मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट करके आर्क बनाना है या फिर 2 पॉइंट सेलेक्ट करके आर्क बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? ए एंटर दबाओगे। क्लियर हो गया? तो देखो आर्क के लिए पहली कमांड यूज हुई है। फिर अब देखो इसके बाद में आएगा अपने पास एरिया। तो एरिया के लिए आप क्या करोगे? तो एरिया में आपके पास कुछ अलग कमांड यूज होगी। ए एंटर कमांड यूज नहीं होती है क्योंकि ए एंटर कमांड यहाँ पे यूज हो चुकी है, ठीक है? तो वो अपन क्वेश्चन में देखेंगे कि एरिया के लिए कौन सी कमांड यूज होती है। तो कौन सी कमांड यूज होती है आप कमेंट बॉक्स में बताना। क्लियर है? अभी एक और बच गई अपने पास इलिप्स। तो देखो इलिप्स के लिए जैसे मुझे कुछ एक इलिप्स बनाना है, तो यहाँ बन रहा है, हाँ, जैसे मुझे कोई एक इलिप्स बनाना है, ये इलिप्स बना दिया। तो इस इलिप्स बनाने के लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते हैं? EL एंटर करते हैं। तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी मुझे प्लान के अकॉर्डिंग, जो मेरी ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो मेरे पास रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग मैं कमांड को यूज करता हूँ। तो EL एंटर दबाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास? इलिप्स कमांड के लिए इलिप्स बन जाएगा। अब आता है अपने पास पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का मीनिंग क्या हुआ? पॉलीलाइन का मीनिंग ये होता है अपने पास कि कहाँ गई पेंसिल, ये रही। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? PL एंटर करना है। क्लियर हो गया? तो PL एंटर पहली चीज तो पॉलीलाइन के लिए यूज होता है। अब देखो पॉलीलाइन के लिए PO एंटर यूज नहीं किया मैंने, तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? पॉली और लाइन। तो पॉलीलाइन का मैंने P और लाइन का मैंने L सेलेक्ट किया, तो कमांड क्या बन गई मेरे पास? PL एंटर बन गई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो आपको क्या कर सकता है? आपको वो ऑप्शन में दे सकता है कि पहला ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? PO एंटर हो गया, फिर ऑप्शन क्या हो गया? PL एंटर हो गया, फिर आपको ऑप्शन दे सकता है P एंटर हो गया। तो ऐसे करके आपको 4 कमांड दे सकता है। क्लियर हो गया ना? तो आपको ध्यान रखना है कि पॉलीलाइन की कौन सी कमांड होती है? PL एंटर होती है। काम किस लिए आती है पूछ सकता है। पॉलीलाइन कमांड इज यूज द लाइन कमांड। इसमें आपको क्या करना है? मे बी कंपोज ऑफ द नंबर ऑफ सेगमेंट इनटू ए सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी कि मुझे जैसे कोई चीज बनाता हूँ ना, जैसे एक लाइन बनाई, फिर एक आर्क बनाई, फिर एक लाइन बनाई, फिर एक आर्क बनाया, तो इसके लिए मुझे अलग अलग यूज करना पड़ा। पहले लाइन बनाया तो लाइन कमांड यूज की, फिर मैंने आर्क बनाया तो आर्क कमांड यूज की। अब मुझे क्या करना है? इसको सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं क्या कर दूंगा? PL एंटर कर दूंगा, तो मैंने एक लाइन बनाई, फिर आर्क बना दिया, फिर लाइन बन गई, फिर एक आर्क बना दिया, यानी कि ये सारा काम मेरे पास एक ही चीज से हो जाएगा। आई थिंक मेरे पास इसमें शायद डाउट है पॉलीगन का, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब देखो आप अपने पास आता है कि पॉलीलाइन एडिट। तो पॉलीलाइन एडिट का मीनिंग क्या हुआ कि मुझे इसमें कुछ एडिट करना है। जैसे ये जो मैंने सर्कल बनाया है, जो आर्क बनाया है, इसकी रेडियस मुझे थोड़ी ज़्यादा देनी है। इसके लिए आप क्या करोगे? देखो तो मैंने यहाँ बनाया पॉलीलाइन, यहाँ तक हो गया, फिर एडिट, तो एक वर्ड यहाँ से उठा लिया, एक वर्ड यहाँ से उठा लिया, तो क्या बनेगा? देखो मेरे पास यहाँ पे PE एंटर बन गया। क्लियर हो गया?
अब देखो नेक्स्ट आता है अपने पास रे। रे कमांड आपने देखी होगी। रे कमांड का मीनिंग क्या होता है अपने पास कि जब रे कमांड अपन बनाते हैं तो जनरली इसको यूज कम करते हैं, वैसे फिर भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रे कमांड जो यूज होती है ये एक पहला वर्ड है जिसका जो नाम है वही मुझे पूरा नाम इसमें लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आज तक पूछा नहीं गया है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RAY एंटर करोगे तो आपके पास एक ऐसी लाइन बनेगी जिसमें आगे एरो भी दिखेगा। क्लियर है ना? अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो देखो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है बट कंटिन्यूअसली टू द इंफिनिटी जाता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? कंटिन्यूअसली टू द इंफिनिटी का मतलब होता है कि जैसे आप रे एंटर करोगे तो आपको एक पॉइंट तो दिखेगा बट जो दूसरा पॉइंट है वो मेरे पास इससे बाहर चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ बना तो दिया, जो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ये चीज है, बट ये चीज क्या आपको इस व्हाइट पेपर पे दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना, मीन्स ये इन्फिनिटी तक गई हुई है। तो वो लाइन जो मुझे दिखेगी वो कुछ ऐसी जाएगी, वो आगे कहाँ तक जा रही है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो जो चीज मुझे दिखेगी वो चीज कुछ ऐसी होगी। तो रे कमांड अपन इस ड्राइंग को बनाने के लिए अपन यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है अपने पास, देखो नेक्स्ट है कौन सी कमांड है, कंस्ट्रक्शन लाइन। अब देखो कंस्ट्रक्शन लाइन लिखा हुआ है बट इसकी शॉर्ट की देखो XL एंटर करेंगे। क्लियर है ना? तो XL एंटर ये कुछ वो 10% वाले कमांड में आ गई जिसका नाम कुछ और है और कमांड का सिंबल कुछ और है। तो XL एंटर में मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं XL एंटर दबाऊंगा तो वो भी लाइन मुझे क्या करेगी, उसमें दोनों साइड से वो इन्फिनिटी देगा। दोनों साइड से इन्फिनिटी देने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि एक लाइन जा रही है, ये लाइन यहाँ जाके ये ऐसे बनी हुई है और ये लाइन इधर जाके भी इन्फिनिटी बनी हुई है। अब देखो ये दोनों लाइन मुझे बनी हुई ऐसी है बट मुझे विंडो में कैसी शो होगी, ये वाली लाइन शो होगी ऐसे, यानी कि ये लाइन मुझे इसमें दिखेगी सीधी बट ये कहीं बहुत दूर जाके कहीं एरो बन रहा है। वो एरो कहाँ तक बन रहा है, इन्फिनिटी तक बन रहा है। अब इन्फिनिटी को मैं इसमें कैसे चेक करूँ, तो वो लाइन कंटिन्यूसली बनानी हो तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए XL एंटर यूज करते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखो अपने पास आता है SP लाइन। तो SP लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मुझे कुछ रैंडम लाइन बनानी है, जैसे मुझे कुछ ऐसा ब्लॉक बनाना है। क्लियर है? अब ऐसा ब्लॉक बनाना है, ये तो ना तो आर्क है ना सर्कल बन रहा है कहीं, ना मेरे पास लाइन बन रही है, यानी कि मुझे कोई रैंडम ड्राइंग बनानी है ना, जैसे मुझे कुछ रैंडम ड्राइंग बनानी है, कुछ ऐसी ड्राइंग बनानी है। ठीक है? अब रैंडम ड्राइंग बनानी है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, SP लाइन, मतलब SP का क्या हो गया, SP हो गया, लाइन का क्या हो गया L, तो SPL एंटर दबा दूंगा। SPL एंटर दबाने के बाद आपको एक ऐसी रैंडम की ड्राइंग बना सकते हो, जैसे फूल बनाते हैं ना अपन, तो जैसे मेरे पास ऐसे मुझे ऐसे फूल बनाना हो। अब फूल में तो क्या है, जैसे ये जो आर्क बने हुए हैं सबकी डायमेंशन सेम होती है, तो इसको आप आर्क से भी बना सकते हो। अब किसी का फूल ऐसा बना हुआ है जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, कुछ ऐसा बनाना है या कुछ ऐसा कुछ भी बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप SP लाइन कमांड यूज करके बना सकते हो। क्लियर हो गया? बात है रेक्टेंगल कमांड, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि जब भी आप सिविल में काम करोगे तो रेक्टेंगल कमांड तो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको प्लान बनाना ना, प्लान बनाने के लिए आपको एक रेक्टेंगल तो बनाना ही पड़ता है। जिस प्लॉट की साइज आपको गिवन होती है उसके लिए आप क्या करोगे, REC एंटर करते हो रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो ये कमांड तो आपको याद होनी ही चाहिए, रेक्टेंगल कमांड, क्योंकि शुरुआत तो इसी से होती है ना प्लान बनाने के लिए। उसके बाद ऑफसेट कमांड हो गई, मूव हो गई, ट्रिम हो गई, एक्सटेंड हो गई, रोटेट हो गई, ये सारी कमांड बाद में आती है। पहले तो आपको एक रेक्टेंगल तो बनाना पड़ेगा ना, तो रेक्टेंगल के लिए कौन सी कमांड होती है, REC एंटर होती है। नेक्स्ट देखो हैचिंग। हैचिंग कमांड का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे मान लो ये कोई चीज बनी हुई है, ठीक है, जैसे कोई अपना घर एक है, तो इस घर में मैंने क्या किया, वापस थोड़ा सा बनाते हैं इसको। देखो ये कोई एक घर बना हुआ है, ये मेरे घर की डायमेंशन है, ये कुछ ऐसी बनी हुई है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये कोई एक वॉल बनी हुई है जिसके मान लेना आपकी ये वॉल कुछ सीधी दिख रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आगे की साइड में मैं यहाँ पे कुछ गली छोड़ के चलता हूँ। क्लियर ना? फिर मैं यहाँ से आगे सीढ़ियाँ वगैरह देता हूँ अंदर। ये गेट हो गया मेरे पास, ठीक है, गेट बना, मतलब ये मैंने सीढ़ियाँ बना दी, और ये अंदर मेरे पास ये रूम किचन वगैरह जो भी बनाना है ये मैंने यहाँ बना दी। क्लियर हो गया? अब मेरा कहने का मीनिंग है कि जैसे ये जो बाहर वाली पार्ट है, जब मैं ड्राइंग बनाता हूँ तो आपने देखा होगा वो छोटे छोटे फूल बने होते हैं यहाँ पे। जैसे छोटे छोटे फूल का मीनिंग क्या हुआ, जब मैं इस चीज़ को डिजाइन सेंटर से उठाऊंगा तो ये चीज़ क्या पार्ट हो गया मेरे पास, सॉरी डिजाइन सेंटर में हैचिंग से, तो ये क्या पार्ट दिख रहा है मुझे, घास दिख रही है। क्या दिख रहा है, घास दिख रही है। तो घास दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसा दिखाते हैं ना उसमें, यानी कि ये वाला पार्ट अपन क्या दिखाएंगे कि इसका मीनिंग ये होगा कि जब इसको रियल में बनाओगे
तो इतना वाला पार्ट आपको कच्चा बनाना है जिसमें आप कुछ पेड़ पौधे उगा सकते हो। क्लियर हो गया। अब देखो ये वाली जो ड्राइंग बनी हुई है ना, इसमें जितने भी घास बने हुए हैं इनकी एक तो डायमेंशन सेम होती है और ये सारी जो चीजें हैं वो एक इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। अब या तो मैं इनको एक एक चीज बनाऊं या फिर मुझे इतना पता चल गया कि हाँ ये जो ब्लॉक है मेरे पास, इस ब्लॉक में ये जो सारी चीजें आ रही है वो सब जगह सेम आनी चाहिए। क्लियर हो गया ना। एक एग्जाम्पल आप यहाँ समझ सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया कि जैसे मेरे पास ये कोई लाइन बॉक्स बना है, इसमें मेरे पास ये तिरछी लाइन आनी चाहिए, ऐसी बनाते हैं ना अपन, हैचिंग करते हैं ना ऐसे कुछ, तो ये वाला कुछ पोर्शन ऐसा बनना चाहिए, यानी कि इंक्लाइन लाइन होनी चाहिए सारी, सबकी लाइन की थिकनेस भी सेम है, सबका एंगल भी सेम है और सबके बीच की डिस्टेंस भी सेम है। तो ऐसी चीज बनानी हो, जैसे ये इसको भी बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। क्लियर है। तो हैचिंग ये भी हो गई मेरे पास, हैचिंग मुझे कुछ ऐसे भी करना है। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ऑटोकेड में क्या करना पड़ेगा, एच एंटर दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप एच एंटर दबाओगे आपके पास एक पैनल खुल के आएगा। उस पैनल में आपको क्या सेलेक्ट करना है आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में वो चीज आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो हैचिंग कमांड आपके लिए कहाँ यूज होती है वो चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी। इसकी शॉर्ट की क्या हो गई, एच एंटर हो गई। क्लियर हो गया ना। चलो अब क्या करना है मुझे, देखो हैच एडिट करना है। अब जैसे मान लो कि ये चीज कर दी मैंने, अब इसको मुझे एडिट भी करना है। एडिट करने का मीनिंग हुआ कि जैसे मुझे इसको यहीं तक लाना है या यहाँ तक हटाना है, यहाँ तक कोई दूसरा लाना है या इसको खाली रखना है, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, एच ई एंटर कर दूंगा। क्यों, क्योंकि एच तो देखो मैंने पहले यूज कर लिया है। क्लियर है ना। तो जब मैंने एच पहले यूज कर लिया तो यहाँ पे एच और एडिट का आ गया ई, तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे एच ई एंटर। ठीक है। तो उसको जैसे मॉडिफाई करना है मीन्स यहाँ, यानी कि या तो ये मुझे हैचिंग करना है या इसको मुझे वापस हटाना है, या तो आप इसको डिलीट कर सकते हो या फिर एडिट से जाके उसको डिलीट वहां से भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो हैच कमांड कहाँ यूज होती है, कैसे यूज करनी है, वो चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट कमांड आती है बाउंड्री कमांड। तो बाउंड्री कमांड में क्या आता है, कहाँ गई पेंसिल, ये रही। तो इसका मीनिंग हुआ कि मुझे इसकी शॉर्ट की क्या हो जाएगी, बी ओ एंटर हो जाएगा। क्या बी से कोई दूसरी कमांड भी यूज हो रही थी, कौन सी कमांड यूज हो रही थी, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। तो जब देखो बी ओ बाउंड्री कमांड की जब मैं बात करूंगा तो मैंने बनाया बी ओ एंटर। तो बी ओ एंटर के लिए अपन क्या करेंगे टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट टाइप और बाउंड्री सेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, बी ओ एंटर दबाते हैं। क्लियर हो गया। अब आता है एक रीजन, यानी कि मुझे उसको एक पर्टिकुलर एक ही रीजन में बनाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, आर ई जी एंटर करोगे। कैसे, तो जैसे मैंने ये कोई बनाया है, ये रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ पे मैंने कोई सोफा रख दिया, यहाँ पे मतलब फ्रीज रख दिया, यहाँ पे मैंने ड्राइंग टेबल रख दी। यानी कि ये जो सारी चीजें बनाई अब मुझे इसको मूव करना है। क्या करना है, मूव करना है। तो मूव करूंगा तो क्या है कि मैं इसमें जब सेलेक्ट करूंगा तो कहीं ना कोई अगर जो चीज यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुई है तो वो चीज यहाँ पे पीछे छूट जाती है। क्लियर है। तो वैसे मैं इसको सबको सेलेक्ट करके भी मूव कर सकता हूँ। क्लियर है ना। बट क्या होता है कि जो चीज यहाँ में मतलब जैसे कोई अगर बड़ी ड्राइंग होती है तो उसमें से कोई अगर छोटी सी चीज भी पीछे छूट गई तो जब अपन इसको कॉपी करेंगे फिर उसको अपन वापस उस जगह पे लाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके लिए मैं प्रीफर क्या करता हूँ, उसके लिए मैं ये प्रीफर करता हूँ कि इस पूरे कंप्लीट पार्ट को मैं क्या कर दूं, एक रीजन में कन्वर्ट कर दूं। तो मैं क्या कर दूंगा, आर ई से एंटर कर दूंगा। तो आर ई से एंटर करूंगा तो इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये कंप्लीट रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको आराम से एक कहीं पे भी क्लिक करके, यानी कि मुझे पूरा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी क्लिक कर दो फिर आपको इसको इजीली मूव कर सकते हो। तो आपका कोई भी पार्ट पीछे नहीं छूटेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब ड्राइंग बहुत बड़ी होती है ना, जब बहुत बड़ी ड्राइंग बना लेते हैं अपन, यहाँ जैसे मुझे कुछ प्लान बनाना, जैसे यहाँ पे एक कंप्लीट घर हो गया, यहाँ पे दूसरा घर हो गया, ये मेरे पास यहाँ पे रोड हो गई, यहाँ पे कोई घर हो गया। तो यहाँ पे जो पूरा आपको कंपार्टमेंट बनाना है, कुछ वैली वगैरह बनानी है, तो जब इतनी बड़ी जब ड्राइंग में आप काम कर रहे होते हो ना तो वहाँ पे रीजन की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी पार्ट छूट गया तो उसको अपनी जगह पे लाने के लिए वापस उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पूरे ऑब्जेक्ट को आप एक रीजन में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करके आप उस ऑटोकेड का जो फाइल खुली हुई है आप उसको इधर उधर मूव कर सकते हो। क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं अपन इसको एक्सप्लोड की। एक्सप्लोड का मीनिंग क्या हुआ, अब देखो एक्सप्लोड की जो कमांड है वो नाम आ रहा है ई से, बट कमांड क्या हो रही है, एक्स एंटर। यानी कि एक्स एंटर दबाऊंगा तो एक्सप्लोड कमांड होता है। एक्सप्लोड कमांड का मीनिंग क्या हुआ, टू ब्रेक ए कंपाउंड और रीजन ऑब्जेक्ट इनटू द सेगमेंट। यानी कि एक्सप्लोड क्या होता है, उसका उल्टा होता है, रीजन का उल्टा। यानी कि जैसे ही मैंने बनाया ना, जैसे ये सोफा वगैरह सबको मैंने एक साथ कर दिया ना, अब मुझे इसको वापस तोड़ना है
तो मैं क्या करूँगा, उनको सेगमेंट में वापस छोड़ने के लिए क्या करूँगा, एक्स एंटर कर दूंगा, तो वो सब सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएगी। अलग अलग होने का मीनिंग क्या हुआ, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट होगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट होगा। तो रीजन कर सकते हो या फिर आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ये दोनों की क्या हो गई, इनवर्स कमांड होगी। तो इनवर्स कमांड मैंने आपको दो चीज़ें पहले और भी बताई थी, वो किस किस को याद है, वो दोनों कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये इसकी रिवर्स कमांड होती है। वैसे ही अपने पास एक और रिवर्स कमांड आ गई, कौन सी, रीजन। रीजन की कौन सी कमांड हो गई, एक्सप्लोड, रिवर्स कमांड हो गई। क्लियर हो गया। अब देखो एरे। एरे कमांड अपन किसके लिए यूज करते हैं, मान लो कि जैसे मेरे पास कोई एक ड्राइंग बनी हुई है। अब इस ड्राइंग में मुझे क्या करना है, आपको ऐसे ही सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। वो चारों डायरेक्शन में सर्कल बनाना है। तो आप क्या करो, या तो सर्कल बनाओ चारों डायरेक्शन में, वो ये डिस्टेंस है, इधर वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चारों साइड से सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखो अभी मैंने बनाया चारों डायरेक्शन से, मतलब सॉरी ये दोनों डिस्टेंस है वो चारों डायरेक्शन में सेम नहीं है ना। तो अब इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एरे कमांड यूज करूंगा। तो जब मैं एरे कमांड यूज करूंगा तो ये जो सर्कल बनेंगे, एक सर्कल मैंने बनाया और एरे कमांड यूज कर दी। तो एरे कमांड जब मैं दबाऊंगा AR एंटर, तो आपको पूछेगा आपको इसको कितने एरे बनाने हैं, कितने, जैसे मैंने 4 बनाने हैं तो वहां पे मैं डिजिट डाल दूंगा 4। 6 बनाने हैं तो मैं वहां पे मैं डिजिट डाल दूंगा 6। तो मुझे जैसे अभी 4 बनाने हैं तो मैंने 4 एंटर किया। तो जब मैं AR एंटर करने के बाद 4 एंटर करूंगा उसमें ब्लॉक में, तो ये जो सर्कल है मेरे पास चारों डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर चीज के अंदर बन जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे इसको एक और समझते हैं कि मान लो कि ये कोई चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगल बना हुआ है और एक सर्कल साथ में बना हुआ है। क्लियर है, मान लो अब ऐसी चीज़ मुझे चारों डायरेक्शन बनानी है, तो क्या करो आप, एरे कर दो, तो ये चारों डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगी। ये चीज़ सेम है, मैंने बनाने में थोड़ा डायमेंशन ऊपर नीचे बना दिया होगा, बट इसको सेम समझना, ठीक है। ये चारों डायरेक्शन में मुझे सेम मिल गई, कौन से कमांड से, एरे कमांड से। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। एरे कमांड आपको कब यूज करनी है और क्यों यूज करनी है, समझ में आ गया ना। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है टू क्रिएट द कॉपीज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रेक्टेंगुलर एंड पोलर मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट, आप कर सकते हो। क्लियर हो गया। चलो अब आता है टेक्स्ट एंड टेबल। टेक्स्ट एंड टेबल का मीनिंग हुआ, जैसे मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट जैसे मुझे कोई सिंगल लाइन बनानी है, ठीक है, तो सिंगल लाइन का जैसे मुझे कोई टेक्स्ट लिखना, तो आप क्या करोगे, DT एंटर करोगे। अब यहाँ देखो मैंने T एंटर नहीं किया है, DT एंटर किया है, तो मुझे टेक्स्ट कमांड यूज होती है। क्लियर हो गया। अब उस मुझे टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करनी है, कोई पर्टिकुलर स्टाइल है उसका, मुझे जैसे टेक्स्ट जो मैंने लिखा है जैसे जो भी मैं जैसे नाम लिखता हूँ, ये लिखा है मेरे पास, किसमें लिखा होता है, टाइम्स न्यू रोमन में होता है। तो उसकी मुझे कोई स्टाइल चेंज करनी है, कुछ क्रशर में बनाना है या बोल्ड में बनाना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे बनाओगे, ST एंटर से बनाओगे। तो देखो T यहाँ से उठाया है, S यहाँ से उठाया है, तो होना चाहिए था TS, बट उसने लिखा क्या, ST। तो याद रखना एग्जाम में कंफ्यूज करने वाली कमांड है। अगर आपको 4 ऑप्शन में दे दिया TS एंटर, ऑप्शन थर्ड में वहाँ पे दे रहा है वो ST एंटर, ऑप्शन सेकंड में आपको दे दिया T एंटर, और ऑप्शन 4 में दे दिया DT एंटर। इसमें से चारों में से पूछ लिया कि आपके पास टेक्स्ट स्टाइल कौन सी होती है। ध्यान रखना आपको टेक्स्ट स्टाइल कौन सी होगी, ST एंटर होगी, ना कि TS एंटर होगी। क्लियर है ना। जनरली अपन क्या करते हैं, जब पहला ऑप्शन हमेशा वो 90% चांसेस होता है कि पहला ऑप्शन गलत होता है, ऐसा नहीं है कि 90% चांसेस है, बट अपन जनरली पहला ऑप्शन देखते ही मानते हैं कि हाँ ये मेरा आंसर हो गया। आपको चारों ऑप्शन एग्जाम में पढ़ने हैं, ध्यान रखना। हो सकता है कि उसने पहले ऑप्शन में आपको सिर्फ दिमाग घुमाने के लिए कि आपका बाकी 3 ऑप्शन पढ़ने का मन ही ना करे, तो आपने वो पहले ऑप्शन में कुछ ऐसी चीज दे देगा जो इससे सिमिलर तो होगी बट गलत होगी, तो आप जल्दबाजी में क्या करोगे, इसको टिक कर दोगे। तो सिली मिस्टेक्स आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो अब आता है अपने पास टेक्स्ट एडिट। तो टेक्स्ट एडिट में क्या आता है, इसको आप पढ़ो। टेक्स्ट एडिट का मीनिंग हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, जैसे मैंने कोई नाम लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, या तो टेक्स्ट एडिट के लिए आप या तो काम करो ED एंटर पे जाओ, क्या करोगे, ED एंटर दबाओगे, या फिर आप क्या करोगे, इसी पॉइंट पे आप डबल क्लिक कर दो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो वो टेक्स्ट एडिट होने के लिए लाइक हो जाएगा। यानी कि आपको इसमें कुछ एडिट करना है, जैसे मेरी स्पेलिंग है वो मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, जैसे I आना चाहिए था वहाँ पे मैंने, जैसे M आना चाहिए था मैंने यहाँ पे N लिख दिया, ठीक है, तो ये नाम मेरा गलत हो गया, मुझे इसको वापस एडिट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक कर दूंगा। तो डबल क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, डबल क्लिक करके मैं इसको वापस एडिट कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरे पास टेक्स्ट एडिट हो गया। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है
कि उस पर आप डबल क्लिक करके भी इसको यूज कर सकते हो, या फिर एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि इसकी शॉर्ट की क्या होती है। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट आता है अपने पास मल्टी लाइन टेक्स्ट। जैसे एक लाइन में टेक्स्ट बनाना है, अब जैसे मुझे मल्टी लाइन टेक्स्ट बनाना है, तो मल्टी लाइन टेक्स्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एम्प्टी और टी एंटर, दोनों में से आप कोई सी भी कमांड यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो इसका स्पेशल ध्यान रखना कि दोनों आंसर है, तो आपको दोनों ऑप्शन में गिवन नहीं देगा, तो आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही गिवन देगा, या तो देगा एम्प्टी एंटर या फिर देगा टी एंटर, दोनों नहीं देगा। अगर उसने दोनों दी है तो वो सी में क्या लिखेगा, बोथ, ठीक है, और डी में क्या लिख देगा, नन ऑफ दिस। क्लियर ना। तो आप इसको वैसे भी समझ सकते हो। अब आता है टेबल। टेबल मुझे जैसे बनानी है, कोई एक टेबल बनानी है, टेबल को मॉडिफाई करना है, ये टेबल बना के इसमें मुझे जैसे कुछ नाम लिखना है, अपन एक्सेल में बनाते हैं ना, ये हो गया मेरे पास सीरियल नंबर, यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा या इसकी प्रॉपर्टी लिखूंगा, ठीक है। ये जो टेबल बनानी है क्या करोगे, टीबी एंटर कर दोगे। क्लियर हो गया ना। अब आती है अपने पास डायमेंशंस। डायमेंशन का मीनिंग हुआ मुझे डायमेंशन चेक करनी है। डायमेंशन चेक करनी मीन्स जैसे ये डायमेंशन बनी हुई है, जैसे ये कोई चीज़ बनी हुई है, अब इसकी डायमेंशन कितनी है, अगर ये लीनियर डिस्टेंस में है, मान लो जैसे ये कुछ आर्क बना हुआ है, तो अब इसकी डायमेंशन क्या है, इसका रेडियस क्या है, इसका एंगल क्या है, ये कोई सर्कल बना हुआ है, इसकी रेडियस कितनी है, इसका डायमीटर कितना है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। उसके लिए कुछ कमांड है, क्या क्या होती है, लीनियर डायमेंशन, आपको क्या दबाना है, DLIN पे। देखो पहले आप क्या करोगे, डायमेंशन का D दबाओगे, फिर LI दबाओगे, एक जगह आगे थोड़ा चेंज होगा तो वो चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ सेम है वो तो आपको समझ में आ जाएगी। देखो तो DLI एंटर हो गया, ठीक है, डायमेंशन के लिए। अब आता है अपने पास अलाइन के लिए। अलाइन डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे अपने को दैट इज अलाइन विद द ओरिजिन पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन लाइन, यानी कि लीनियर डायमेंशन है, तो अपन ने उसको कितना अलाइन किया है, तो उसके लिए क्या करना है, सेम चीज़ है, पहला टर्म उठाओ, फिर ये दोनों टर्म उठा दो, DL हो गया, DL एंटर हो गया। उसके बाद देखो एंगुलर डायमेंशन, तो एंगुलर डायमेंशन में अपने पास क्या जाएगा, एंगुलर डायमेंशन के लिए भी इसने पहले D उठाया फिर AN उठाया, तो अपन एंगुलर डायमेंशन इसमें बता सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो यानी कि मुझे एंगल बताना है तो क्या करूंगा, एंगुलर डायमेंशन यूज करूंगा। आर्क बनाना है, कौन सी लेंथ है, आर्क की लेंथ बतानी है, जो आर्क होता है ना, आर्क की डायमेंशन मतलब बनानी है, तो उसको ऐसे मत कर देना, D करके DAR एंटर। जैसे डायमेंशन की लेंथ क्या होती है, D होती है, आर क्या होता है, ARC होता है, तो अपने पास यहाँ पे क्या बन गया, DAR एंटर। क्लियर है। अब देखो रेडियस है, रेडियस का भी डायमेंशन हो गया, ये सारी क्या है, डायमेंशन चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबके आगे लिख लेना, ये क्या है, डायमेंशन की कमांड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन का D आ गया, रेडियस का क्या आ गया, DRA एंटर। तो AR और RA तो ऑप्शन में देखिए वो कंफ्यूज कर सकता है। क्लियर है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आता है डायमीटर। अब देखो डायमीटर की भी डायमेंशन बतानी है, डायमेंशन का D और डायमीटर का DI, ठीक है। जैसे सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है वो मैंने लिखा ही नहीं, भूल गया मैं बाद में, तो मैं क्या करूंगा, DDI एंटर करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा पॉइंट पे, तो मुझे डायमीटर कितना है, 5 फीट है, 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ऑटोमेटिकली शो करेगा। क्लियर हो गया ना। अब देखो अब आता है क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन का मीनिंग हुआ कि टू क्रिएट द सीरीज ऑफ डायमेंशन क्विकली फ्रॉम द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अगर मुझे क्विक डायमेंशन सेलेक्ट करनी है तो देखो तो इसमें Q आया, फिर उसके बाद में DIM आया। अब इसने ये ऐसे नहीं किया है कि पहले D लिख के फिर QUI कर दिया, ऐसे नहीं किया है, इसने पहले Q लिखा फिर DIM किया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसको आप स्टार मार्क कर लेना, यानी कि जो जब भी आप पढ़ रहे हो तो जहाँ गलती होती है उस चीज़ को आप स्टार मार्क कर लिया करो, ताकि एग्जाम के टाइम आपको रिवीजन के लिए सिर्फ आपको ये देखना पड़े, क्योंकि बाकी सब में तो सेम है। क्लियर है ना। अब देखो अब आता है डायमेंशन स्टाइल। तो मुझे जैसे डायमेंशन जो भी है उस डायमेंशन की स्टाइल देखनी है या चेंज करनी है, तो अपन क्या करेंगे, D एंटर कर देंगे। क्लियर हो गया। इसने DIM नहीं लिखा, इसने SDIM भी नहीं लिखा, इसने डायमेंशन स्टाइल के लिए कौन सी कमांड यूज की है, D एंटर यूज किया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यानी कि मुझे डायमेंशन स्टाइल न्यू मतलब कोई क्रिएट करनी है, मॉडिफाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, डायमेंशन स्टाइल का यूज करता हूँ। अब आता है लेयर्स। लेयर्स का मीनिंग क्या हुआ कि लेयर्स का मीनिंग होता है जैसे आपने थंबनेल वगैरह बनाए होंगे ना, तो उस थंबनेल में क्या होता है, जैसे मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ देखो, ये जो ब्लैक वाली चीज़ है ना, ये वाली ब्लैक वाली चीज़, ये जो लिखे हुए हैं, ये पीछे जो लोगो बना हुआ है, ये चीज़ पहले से मैंने फिक्स कर दी। फिक्स करके अब मैं इसमें अगर कोई एक और फोटो लगाऊंगा तो वो इजीली ऐड हो जाएगी और मैं इसको इजीली मूव कर सकता हूँ। मान लो कि ये मैंने जैसे मुझे यहाँ पे कुछ बनाना है, तो ये जो चीज़ है, अब इसमें मैंने ये कोई चीज़ बनाई,
अब ये वाली चीज बना रहा हूँ, तो कभी कभार क्या होता है कि जब मैं इसको मूव करता हूँ तो साथ साथ में ये भी मूव होता है। मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया फिर भी मूव होता है ना। तो थंबनेल में आपने देखा होगा, थंबनेल में जब भी आप एक इसको सेलेक्ट करोगे तो आपका या तो लोगो भी साथ में अगर थोड़ा सा मतलब अगर सेलेक्ट हो गया, हल्का सा भी इस पर सेलेक्ट हो गया, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इसको ध्यान रखना कि जैसे इस पर हल्का सा भी सिलेक्ट हो गया तो ये भी साथ में मूव होता है। अब वो बहुत दिक्कत आती है कि जैसे मुझे यहाँ पे थंबनेल बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे लोगो लगा दिया, फिर यहाँ पे कोई टाइटल डाल दिया, यहाँ कोई फोटो डाल दी, यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिया, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये छुप जाएगा, इसको सेलेक्ट करूंगा ये छुप जाएगा। यानी कि अब ये वाली चीज़ आप इसको मुझे ऊपर लेके आना, तो अब मैं इसमें कैसे काम करूँ? तो देखो अब ये लोगो है, अगर ये लोगो में अगर वैसे काम करता था, ये लोगो मेरे पास बार बार मुझे डिस्टर्ब करता, तो मैंने क्या किया, इसको एक फिक्स कर दिया यहाँ पे। तो लेयर कमांड का मीनिंग हुआ कि अपन मिनिमम कितनी लेयर में काम करते हैं, मिनिमम 1 लेयर में काम करते हैं। 1 लेयर का मीनिंग हुआ कि इस पर्टिकुलर लेयर में आप कोई भी चीज़ बना सकते हो, ठीक है। तो यानी कि एक लेयर तो होनी ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो यानी कि उस पर्टिकुलर लेयर कमांड क्या हो गया मेरे पास, एल एंटर हो गया। अब जैसे मैं दूसरी लेयर बनाऊंगा तो दूसरी लेयर का मीनिंग आएगा कि दूसरी लेयर में जब मैं काम करूंगा तो पहली वाली लेयर को वो क्या कर देगा, फिक्स कर देगा। तो अब मैं आगे जब भी काम करूंगा तो मैं इसको इजीली मूव वगैरह एडिट वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ। क्लियर हो गया। तो लेयर कमांड किस लिए यूज होती है आपको समझ में आ गया है ना। इसकी शॉर्ट की क्या होती है, LA एंटर होती है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि लाइन का पता है आपको क्या होती है, L एंटर होती है। और ऐसे रिलेटेड कौन कौन सी कमांड है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो एक मैंने जैसे यहाँ पे लिख दी लेयर, तो लेयर के लिए क्या बन गई, L नहीं बनी, सिर्फ LA एंटर होगी। अब कोई कह रहा है, अगर किसी के माइंड में आ रहा है ना कि कैपिटल लेना है, शॉर्ट करना है, तो आप सारे क्या कर लो, कैप्स लॉक ऑन करके भी काम कर लो, कैप्स लॉक ऑफ करके भी काम कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। अब आता है अपने पास, तो कोशिश आप यही करो, क्या करोगे, सबका कैप्स लॉक ऑन करके ही आप कमांड दिया करो, ताकि कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहे। अब आता है एरिया कमांड। अब देखो एरिया कमांड के लिए मैंने पूछा था किसी से, एरिया कमांड की शॉर्ट की क्या होती है, तो किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, तो वहां से चेक कर लेना। एरिया कमांड के लिए क्या होता है, AA एंटर होता है। तो एरिया कमांड से रिलेटेड एक और क्या चीज आती है, आर्क आती है। तो आर्क के लिए क्या हो गया, A एंटर हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ एरिया के लिए, तो एरिया के लिए आपको क्या करना है, डबल एंटर करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। यानी कि एक ही नाम से जितनी भी टर्म्स आ रही है उनको आप अपनी नोट में, अपने शॉर्ट नोट्स में एक साथ लिख लो, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। उसके बाद आती है देखो डिवाइड। डिवाइड का मीनिंग क्या हुआ, उसको पर्टिकुलर डिवाइड करना, यानी कि स्पेस पॉइंट और डिवाइड इन द इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ में उसको डिवाइड करना। जैसे ये चीज़ है, इसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी ये भी जैसे टोटल 10 मीटर का है, ये मुझे 5 मीटर में बनाना है, ये 5 मीटर में बनाना है। या फिर मुझे इसको, ये जो टोटल 10 मीटर का है, मुझे इसको 2-2 मीटर में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, DIV एंटर करोगे, और जैसे 2-2 मीटर में डालना है तो 2 मीटर एंड ओके दबा दो। या फिर अगर आपको इसको 5 मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 5 मीटर दबा के एंटर कर दो। क्लियर है। तो आपकी ये कुछ लाइन डिवाइड हो जाएगी। अब लाइन डिवाइड करते क्यों है, लाइन डिवाइड इसलिए करते हैं कि यहाँ पे मुझे ग्रिप पॉइंट मिल जाए। इस ग्रिप पॉइंट मिलने के बाद मैं इस ग्रिप पॉइंट को यूज करके आगे कोई ग्रिप पॉइंट पकड़ के वो लाइन वहां से बना सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो ये डिवाइड अपन इसलिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आता है ग्रुप। ग्रुप का मीनिंग क्या हुआ, उसका आपको जैसे एक सिंगल रीजन में बनाना है या सिंगल ग्रुप में बनाना है, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज करोगे, ग्रुप कमांड यूज करोगे। तो इसकी शॉर्ट की क्या होती है, G एंटर होती है। क्लियर हो गया। अब कुछ और भी कमांड बचती है, जैसे पैन। पैन मतलब जैसे आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, तो पैन होता है ना बना हुआ, जैसे मेरे पास ये पैन बना होता है, ये जैसे हाथ बना होता है ना, तो हाथ अपने पास एक तो होता है एरो, तो एरो को हटा के मुझे ये पैन लाना है, तो आप क्या करोगे, P एंटर कर दोगे, तो आपके पास पैन आ जाएगा ऑटो गेट में, यहाँ पे नहीं है ना। अब देखो फिट टू स्क्रीन करना है तो क्या करोगे आप, Z एंटर A एंटर, तो Z एंटर A एंटर करोगे तो आपकी जो भी चीज बनी हुई है वो आपको एक ही स्क्रीन पे आपको दिखेगी। क्लियर हो गया। बैक जाना है सबको पता है, कंट्रोल Z होता है। फॉरवर्ड जाना है कंट्रोल Y, सबको पता है। सॉलिड बनाना है उसको, ये ध्यान रखना, सॉलिड बनाने के लिए आपको क्या करना है, SO एंटर बनाना है। देखो किसी के आगे भी एंटर नहीं लिखा हुआ है, आपको मान के चलना है सबके आगे क्या है, एंटर है। क्लियर है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO एंटर, यानी कि किसी चीज को मुझे सॉलिड बनाना है, इसको मुझे पूरा फिल करना है, मुझे पूरा सॉलिड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एंटर दबा दूंगा। ऑप्शन में जाना है, OP एंटर क्लिक कर दो। क्लियर हो गया। एरो लाइन, एरो की लाइन बनानी है तो LE एंटर कर दो। देखो ये कमांड मैंने अलग से लिखी है, इसको ध्यान रखना कि एरो के लिए ना तो A सिंपल यूज हुआ है या फिर LI भी यूज नहीं हुआ। मेरे को इसमें यूज क्या हुआ है, L और E यूज हुआ है, तो एग्जाम में बहुत चांसेस है इसके पूछे जाने के। क्लियर हो गया। इसको आप अच्छे से मार्क कर लेंगे। अब आता है मॉडर्न कैड सिस्टम।
तो मॉडर्न कैड सिस्टम का मीनिंग हुआ कि मॉडर्न कैड सिस्टम किस पे बेस्ड होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अपने पास। तो देखो ICG सिस्टम बनता है, कौन सा होता है, किस सिस्टम पे बेस्ड होता है, यानी कि मॉडर्न कैड सिस्टम जो है वो ICG सिस्टम पे बेस्ड है। अब ICG क्या होता है, ICG की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्या होती है देखो, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक। तो इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक ICG की फुल फॉर्म होती है और इस पे बेस्ड क्या होता है, कैड का सिस्टम इस पे बेस्ड है। एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गए, या तो इसकी फुल फॉर्म या फिर ये किस पे बेस्ड है। क्लियर हो गया। अब ICG का काम क्या होता है, ICG का काम होता है अपने पास कुछ जैसे कंप्यूटर में कुछ क्रिएट करना, ट्रांसफॉर्म करना, डिस्प्ले करना पिक्चर्स को, सिंबल्स को, ठीक है, वो ICG का काम होता है। वो कंसिस्ट करता है सॉफ्टवेयर भी और हार्डवेयर भी। तो एक एग्जाम में ये पूछा गया था कि ICG क्या कंसिस्ट करता है। पहला ऑप्शन था सॉफ्टवेयर, दूसरा कुछ और था, तीसरा कुछ और था, चौथा था नन ऑफ दिस। अपने आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों कंसिस्ट करता है। यानी कि चलो मान लो, सॉरी, इसको नन ऑफ दिस की जगह अगर कुछ और गिवन होता, या फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और तीसरा ऑप्शन होता है अपने पास बोथ। तो ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को कंसिस्ट करता है क्या, ICG सिस्टम। ICG सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। मॉडर्न कैड सिस्टम किस पे बेस्ड होता है और ये क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आता है अपने पास फंक्शनलिटी एरिया ऑफ द कैड। कैड के फंक्शनलिटी एरिया कितने होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्लियर है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है अपने पास, यहाँ से देखते हैं, ड्राफ्टिंग हो गया, फिर रिव्यू और इवेल्यूशन हो गया, फिर इंजीनियरिंग ये एनालिसिस हो गया, फिर ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग हो गया। तो ये चारों नाम आपको ध्यान होने चाहिए। तो एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। वो क्या पूछेगा कि इन चारों में से कौन सा नहीं है, इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो 3 तो इनके नाम देगा और चौथा कुछ और दे देगा। तो आपको ये चारों नाम याद होने चाहिए। ये चारों क्या है, पहली चीज फंक्शनलिटी एरिया है, पहला क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग हो गया, दूसरा इंजीनियरिंग एनालिसिस हो गया, तीसरा डिजाइन रिव्यू एंड इवेल्यूशन हो गया, और चौथा ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग हो गया। तो ये चारों नाम ध्यान होने चाहिए। टोटल 4 होते हैं, पहला क्वेश्चन, और इन चारों में से कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्लियर है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है अपने पास, इसके अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ तो टोटल कितने स्टेप्स होते हैं डिजाइन एंड फॉर्मुलेट करने के लिए। तो जो टोटल अपने पास जो स्टेप होते हैं, टोटल कितने स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजाइनिंग को प्रोसेस करने के टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, 6 होते हैं। और ये फॉर्मुलेट किसने दिया था, शेफर जी ने दिया था। तो शेफर जी भी आपको ध्यान रखना है, ये साइंटिस्ट का नाम। इसमें से कौन कौन से होते हैं, ये 6 नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है। अगर वो उसको पेपर टफ बनाना ना, तो वो 3 तो इनमें से नाम देगा और चौथा कुछ और दे देगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 6 होते कौन से हैं। क्लियर है ना, तभी आप इनमें से पहचान पाओगे कि हाँ ये 3 तो होते हैं, ये 4th नंबर वाला नहीं होता है। क्लियर है, तो यहाँ से आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा। अब आता है CRT। ये तो जनरली आपने देखा होगा, जैसे आप टीवी वगैरह देखते हो, जब टीवी देखते हो ना तो उसमें रेड भी दिखता है, ग्रीन भी दिखता है और ब्लू भी दिखता है। तो ये जनरली 3 कलर यूज होते हैं, देखते हो ना। ये तो होती है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में सारा ब्लैक दिखता है, और कलरफुल जो टीवी होती है उसमें मुझे ग्रीन भी दिखता है, रेड भी दिखता है और ब्लू भी दिखता है। तो इसके कुछ पूछे जा सकते हैं कि 3 जो कलर होते हैं वो मेनली कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, रेड होता है, ब्लू होता है और ग्रीन होता है। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या बना था कि CRT की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब। बनाते हैं ना, जब आपने अगर टीवी देखी हो कलरफुल टीवी, तो पीछे इसका अगर 3D व्यू बनाऊँ तो मैं कुछ ऐसा दिखेगा। एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके आगे डिस्प्ले होता है। तो ये जो कैथोड रे ट्यूब होती है, इसमें ये तीनों कलर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, RGB होते हैं। तो अपने पास ये जो ऑटोकेट वाला काम कर रहा है, तो ऑटोकेट में भी ये तीनों कलर होंगे। कौन कौन से होंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, RGB। तो RGB से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये भी रेलवे के यहाँ राजस्थान JEE के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की में अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन की अलग होती है और कुछ कंट्रोल के साथ में अलग की यूज होती है। पहले क्या लिखा है, कंट्रोल 0। तो कंट्रोल +0 जब आप दबा दोगे साथ में, तो क्या होगा, क्लियर स्क्रीन टू शो ओनली द ड्रॉइंग एरिया हिडन प्लेटी एंड टेबल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये ऊपर अपने पास शो करती है ना, देखो जैसे यहाँ कुछ एक पैनल शो करता है,
है ना। यहाँ अपने पास जैसे ये सारे टूल्स वगैरह सारे आते हैं, तो ये जो टूल्स आ गए, यहाँ पे ये जो ब्लॉक बना हुआ है, इन सबको ब्लॉक को हटाना है और ये अपनी जो ड्राइंग वाली शीट है उसको अपने को यहाँ तक एक्सटेंड करना है ऊपर तक। ये ड्राइंग की शीट अपने पास ये इतनी बड़ी बननी चाहिए, मतलब साइड से भी पूरी ले रहे हैं अपन, यहाँ से भी यहाँ तक है और यहाँ से भी पूरी यहाँ तक जा रही है, नीचे से भी पूरी है और यहाँ तक भी टॉप पॉइंट तक जानी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ओ दबा दूंगा, तो यानी सॉरी कंट्रोल 0 दबा दूंगा। तो जब मैं कंट्रोल 0 दबाऊंगा तो अपनी सिर्फ ड्राइंग का पैनल जो है वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। उसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो देखो कंट्रोल 1 उसकी प्रॉपर्टीज बताएगा, डिजाइन सेंटर के लिए उसकी प्लेटी की डिजाइन सेंटर के लिए अपन कंट्रोल+2 दबाते हैं। फिर आता है कंट्रोल 3 उसके टूल्स के लिए, कंट्रोल 9 ब्रिंग बैक के लिए, वापस उसको लेके आना है। टॉन्गल बटन वाली है ना, जो टॉन्गल बटन वाली अगर आइकन मेरे पास अगर गायब हो जाए उसको मुझे वापस लेके आना है, तो मैं कौन से की प्रेस करूंगा, कंट्रोल+9। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आता है दो चीजें आती है देखो, Alt 4 और कंट्रोल 4, ये दोनों सिमिलर है, जस्ट उल्टा काम करते हैं। उल्टा इन द सेंस मतलब उल्टा तो नहीं बोल सकते अपन इसको ऐसे बोलेंगे कि अगर मुझे सिर्फ एप्लीकेशन विंडो को हुई बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, Alt 4 करता हूँ, और मेरे पास जो करंट ड्राइंग जो खुली हुई है उसको मुझे बंद करना है तो कंट्रोल+F4 दबाता हूँ। Alt F4 आप सबको पता है, Alt F4 दबाते हो तो क्या होता है, मेरे पास आपके पास जो भी चीज खुली हुई है, जो भी चीज आपके पास खुली हुई है वो चीज वहां से बंद हो जाती है। तो सेकंड चीज अगर मैं यहाँ से देखूँ कि मुझे इसमें से कौन सी चीज जैसे मुझे सारी फाइल बंद करनी है या फिर मुझे जो यहाँ पे करंट ड्राइंग जो खुली हुई है मेरे पास सिर्फ उसको बंद करना है, तो उसके लिए मैं जो कमांड यूज करूंगा वो कमांड कौन सी होती है, ये वाली। एक मिनट में इसको सही करता हूँ। ये जो करंट ड्राइंग है इसको अगर मुझे रिड्यूस करना है तो मैं कंट्रोल F4 दबाऊंगा, और मुझे एप्लीकेशन विंडो यानी कि जो मेरा ऑटोगेट खुला हुआ है या जो मेरे पास कंप्लीट ऑटोगेट को मुझे अगर बंद करना है तो मैं Alt F4 दबाऊंगा, और जो करंट ड्राइंग खुली हुई है तो वो कंट्रोल F4 दबाऊंगा। याद करने का तरीका, करंट CR है, इसमें भी CR है, एप्लीकेशन को बंद करना है Alt आ रहा है, क्लियर है ना, ये आ रहा है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब देखो कुछ और की है जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट बनाया कि पहला चीज है कि मिनिमम लेयर ऑफ ऑटोगेट कितनी होती है, 1 होती है ना, यानी कि एक लेयर तो वो बना के देता है जिसमें अपन काम करते हैं, बाकी जैसे जैसे मैं लेयर बनाता जाऊंगा यानी कि मैं उसको फिक्स करता जाऊंगा। इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हो, थंबनेल से। फिर आता है कि रोटेशन कमांड रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट द कौन सा पॉइंट, बेस पॉइंट होता है। जैसे मुझे ये चीज है इसको मुझे रोटेट करना है, इसको मुझे रोटेट करना है, तो इसको मैं किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करूंगा, बेस पॉइंट का। क्लियर हो गया। फिर आता है अपने पास इस दो कुछ फुल फॉर्म है, तो दोनों फुल फॉर्म मुझे पता होनी चाहिए कि पहली फुल फॉर्म कौन सी है, WCS। WCS क्या होता है, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, एग्जाम में पूछा गया है। फिर आता है UCS आइकन, UCS आइकन आपको पता है ना, XYZ, जिसमें डायरेक्शंस आपको शो करता है, तो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है। फिर आता है LTS, तो लाइन टाइप स्केल कमांड, तो ये चीज एक अलग ध्यान रखना, लाइन टाइप होती है LT एंटर होता है, लाइन टाइप स्केल कमांड होती है LTS एंटर होता है। क्लियर हो गया। अब आता है अपने पास टू ड्रो द रेक्टेंगल एंड लाइन वी नीड द मिनिमम 2 पॉइंट्स। रेक्टेंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट मिनिमम चाहिए, 2 चाहिए होते हैं ना, जैसे लाइन बनाने के लिए भी 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, अभी तो लाइन बनेगी। वैसे ही रेक्टेंगल मुझे बनाना है, जैसे मैंने किया क्या कहा, REC एंटर दबाना है, तो REC एंटर दबाना है तो अपन एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कुछ डाटा डालते हैं। तो एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में अगर आपने डाटा नहीं भी डाला है, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, जिसको मैं कैसे समझाऊँ, मान लो जैसे ये छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे REC एंटर करके, तो आपको छोटा सा रेक्टेंगल तो दिखने लग जाएगा, वो जो ब्लिंक करेगा वहाँ पे। तो जब आप दूसरे पॉइंट जाके यहाँ क्लिक कर दिया, पहला क्लिक आपने यहाँ किया, दूसरा क्लिक आपने यहाँ जाके किया, तो ये जो रेक्टेंगल है आपको इतना बड़ा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपने कुछ डाटा डाला है तो वो ऑटोमेटिकली उस शेप में, उस डाटा यानी कि एक्स डायरेक्शन में कितनी डायमेंशन है और वाई डायरेक्शन में कितनी डायमेंशन है, वो डायमेंशन अपने आप ले लेगा। अगर आपने डायमेंशन नहीं डाली है, आपने REC एंटर किया, तो पहला पॉइंट ये डाला, फिर पहला पॉइंट ये होगा, और दूसरा पॉइंट आपको, जैसे आप इस पहले वाले पॉइंट पर क्लिक करोगे, आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल दिखेगा जो ब्लिंक करेगा। फिर आपको क्या करना है, उसी कर्सर को खींचते हुए यहाँ आके, या दूसरा पॉइंट जहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये रेक्टेंगल आपको इतना बड़ा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया ना। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। फिर आता है oops कमांड इज यूज्ड टू ब्रिंग बैक
द लास्ट इरेज ड्राइंग बाई अनइरेज, यानी कि जो मैंने उसको अनइरेज किया उसको वापस लाने के लिए अपन कौन सी कमांड यूज करते हैं, oops कमांड भी यूज करते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ध्यान रखना। वापस जो इरेज की भी चीज है उसको वापस से लाने के लिए, जो मैंने लास्ट इरेज किया उसको वापस से लाने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, oops कमांड यूज होती है, ध्यान रखना। अब आता है एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड का मीनिंग क्या होता है, जब आप 2D में काम करते हो ना, जैसे मैंने 2D में काम किया, अब इस 2D के काम में क्या होगा, जैसे मेरे पास ये जो लाइन है, ये जो बाहर वाली बाउंड्री है उसको मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। तो आप जैसे जब इसका आप एलिवेशन देखोगे तो एलिवेशन देखते हो तो आपको दिखता है ना, ये वाली जो वॉल है आपको इतनी लंबी दिख रही है। अब ये इतनी बार ये जो वॉल मेरे पास इतनी उठी हुई है, वो भी सॉलिड फॉर्म में उठी हुई है, तो उसको मुझे क्या करना होता है, एक्सट्रूड करना होता है। क्लियर है, ये 3D में काम आती है। तो आप जब इसमें ऑटोकेड में 3D पढ़ोगे तो उसके लिए एक्सट्रूड कमांड भी यूज होती है, ध्यान रखना इसको भी। ये कहता है ग्रिप पॉइंट। तो ग्रिप पॉइंट जितने भी होते हैं वो ब्लू पॉइंट से ड्राइंग में शो करते हैं। ब्लू पॉइंट का मीनिंग हुआ, जैसे मान लो कि मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है। अब अगर आपको किसी को ध्यान हो कि सर्कल पे कितने ग्रिप पॉइंट होते हैं, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। तो जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, एक आपको ब्लू पॉइंट यहाँ दिखेगा, दूसरा यहाँ दिखेगा, तीसरा यहाँ दिखेगा, चौथा यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे। यानी कि एक सर्कल के चारों एंड कॉर्नर पे, मतलब कॉर्नर तो नहीं बोल सकते इसको, चारों डायरेक्शन में आपको सेंटर पे ग्रिप पॉइंट दिखेंगे और एक सेंटर पे ग्रिप पॉइंट दिखेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, आप इनको सेलेक्ट करके इनके साथ में कुछ और भी बना सकते हो, या इनकी रेडियस या थिकनेस वगैरह कुछ भी कम कर सकते हो, जैसा भी आपको करना है। यानी कि एक सर्कल में टोटल ग्रिप पॉइंट कितने होते हैं, 5 होते हैं, ध्यान रखना। और जैसे मैं अगर बात करूँ कि रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में ग्रिप पॉइंट कितने होते हैं, 4 तो हो जाएंगे एंड पे, 4 हो गए मेरे पास एंड पे, और 4 कहाँ हो जाएंगे, इनके सेंटर पे, ठीक है। तो टोटल रेक्टेंगल में ग्रिप पॉइंट कितने होते हैं, 8 होते हैं। और वो ग्रिप पॉइंट कौन से कलर से डिनोट होते हैं, ब्लू पॉइंट से। क्लियर है ना। अब देखो, अब आती है ट्रेस कमांड। तो ट्रेस कमांड अपने किसके लिए यूज करते हैं, अगर मुझे थिक लाइन बनानी है तो मैं ट्रेस कमांड यूज करूंगा। और एक होती है पर्ज कमांड। पर्ज कमांड क्या होती है, रिमूव अनयूज आइटम। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, तो जैसे मैंने डिजाइन सेंटर से मैंने सोफा ले लिया, यहाँ पे ये मेरे पास सोफा आ गया, ये गाड़ी आ गई, ये मेरे पास बेड आ गया, तो ये सारी चीजें मैंने ली। अब मुझे इस घर के अंदर ये सारी चीजें लेके आनी है। तो कुछ चीजें तो मैंने यहाँ पे मूव कर ली, बट कुछ चीजें ऐसे ही फालतू में पड़ी है। अब ये जो बाकी जो अनयूज जितने भी डाटा है उसको मुझे हटाना है, तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे, पर्ज कमांड यूज करते हो। क्लियर हो गया। अब आता है एक्स अटैच। तो एक्स अटैच का मीनिंग क्या हुआ कि एक ड्राइंग के साथ में मुझे कोई दूसरी ड्राइंग अटैच करनी है, तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगा, एक्स अटैच कमांड यूज करता हूँ। अब आता देखो लास्ट स्लाइड है अपने पास, बैकअप। बैकअप का मीनिंग हुआ कि जैसे भी जब भी आप इसमें ऑटोकेड में काम करोगे, तो आप जब इसको कंट्रोल एस दबाने के बाद, यानी कि कंट्रोल एस दबा दोगे, तो आपके पास क्या होती है, वो ड्राइंग सेव हो जाती है। उसके बाद आप फाइल को बंद कर देते हो, तो वो जो फाइल आपके पास बन के आती है वो फाइल किस फॉर्म में होती है, .dwg, है ना। जैसे आप पीडीएफ को सेव करते हो तो लास्ट में होता है ना .pdf, वैसे अपने पास जब ड्राइंग को सेव करते हो तो .dwg लिखा हुआ था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बट मैंने देखो यहाँ पे एक और चीज लिखी है, क्या लिखा है, $SV। $SV का मीनिंग हुआ जब आप ऑटोकेड में काम करते हो, तो ऑटोकेड में काम करते टाइम भी वो फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती है साथ में ही, यानी कि अपन ने कंट्रोल एस नहीं दबाया है, फिर भी वो फाइल सेव हो रही है। तो वो जो फाइल सेव होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, उस फाइल के पीछे क्या नाम आएगा, .SV। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया कि ऑटोकेड की ड्राइंग किस फॉर्म में या किस फॉर्मेट में सेव होती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये वाला थ्योरी का पार्ट अपने पास कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस राजस्थान जेई में या रेलवे में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.